हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। व्हाट इज मीन्स ऑफ द इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस क्या है? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इज ए फॉर्म ऑफ द एंडोकार्डाइटिस, यानी एक एंडोकार्डाइटिस का ही ये फॉर्म है। जैसे हार्ट है, हार्ट की हमारी 3 लेयर होती है। हार्ट की हमारी कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है ना। मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम और पेरिकार्डियम। तो यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं? एंडोकार्डियम, जो अंदर की साइड जो लेयर होती है हार्ट के, जो हार्ट के अंदर की साइड जो लेयर होती है उसकी हम बात कर रहे हैं। उसके अंदर इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन हुआ है इनर टिश्यूज़ के अंदर, हार्ट के अंदर, है ना। और इसमें कई बार वाल्व भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो किसकी वजह से हुआ है? किसी भी इन्फेक्टियस एजेंट की वजह से हुआ है। यानी एजेंट कौन है अभी हम आगे जानेंगे, लेकिन किसी भी एजेंट की वजह से अगर एंडोकार्डाइटिस हुआ है, हार्ट की सबसे इनर जो लेयर है उसके अंदर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हुआ है, ऐसी कंडीशंस को हम क्या बोलेंगे? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो ये यहाँ पे क्लियर होता है हमारा इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस क्या होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ईटियोलॉजी की, किसकी बात करें? ईटियोलॉजी की। ईटियोलॉजी के अंदर नेटिव वैल्यू जो होती है कॉमनली, ठीक है, और कुछ अदर्स होते हैं। तो कार्डियक लीजेंस के अंदर अगर देखा जाए तो स्ट्रेप्टोकोकाइस ग्रुप होता है। इसके अलावा स्टेफिलोकोकस एरियस होता है, ग्रुप 2 स्टेफिलोकोकस होता है। ये ऐसे बैक्टीरिया वायरस है जो हार्ट की लेयर को इन्फेक्टेड कर सकते हैं, हार्ट की लेयर को इन्फेक्टेड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये ऐसे बैक्टीरिया वायरस है जो कॉमन होते हैं जनरली। अगर किसी को एंडोकार्डाइटिस बच्चे को होता है तो मेनली इनके द्वारा होता है, ठीक है ना। इनके जो इन्फेक्टेड होने के जो चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर आप देखिए, है ना, रेस्पॉन्सिबल होते हैं लगभग 90% केसेज के अंदर ये ऐसे बैक्टीरिया वायरस। नेक्स्ट अगर हम बात करें अनकॉमन की, यानी ये ऐसे बैक्टीरिया वायरस है जो अनकॉमन होते हैं, है ना, रेयर केसेज में होते हैं। जैसे आप स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई को ले लो, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा को ले लो, है ना, बेरिसेला, क्लाइमेटिडा। इसके अलावा हैक ग्रुप के होते हैं जो हीमोफिलियस, एसिटिनोबैसिलस, कार्डियोबैक्टीरियम, इकेनेला, किंगेला। ये ऐसे होते हैं कि अनकॉमन होते हैं, यानी जनरली ये कार्डिक लीजन नहीं करते हैं, बहुत रेयर केसेज में ये करते हैं। प्रोस्थेटिक वैल्यू कौन कौन सी होती है? प्रोस्थेटिक वैल्यू यानी ऐसे बैक्टीरिया वायरस जो जो हार्ट की लेयर को इन्फेक्टेड करने में अपना योगदान देते हैं। तो उसके अंदर ये होते हैं स्टेप्टोकोकस एपिडर्मेटाइस, ना, स्टेफिलोकोकस एरियस, वेरिएंट ग्रुप स्टेफिलोकोकस, सीडोमोनास। तो ये सब ऐसे हैं जो ये कहीं ना कहीं प्रोस्थेटिक वर्क करते हैं, बढ़ावा देते हैं किसको? हार्ट को, एंडोकार्डाइटिस होने को। कुछ एसोसिएटेड कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ एसोसिएटेड कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं? हार्ट को एंडोकार्डाइटिस करने में रेस्पॉन्सिबल होती है। जैसे बेरिडेंट ग्रुप के स्टेफाइलोकोकस होते हैं। ये कब होती है? ये होते हैं डेंटल प्रोसीजर, यानी हमने कोई दांत की सर्जरी करवाई और उसके बाद में अगर एंडोकार्डाइटिस हुआ है तो उसके अंदर ये बेरिडेंट ग्रुप के जो स्टेफाइलोकोकस होती है ये रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। अगर किसी को बोवेल या जेंटो यूरिनरी सर्जरी हुई है ना, बोवेल सर्जरी हुई है या फिर यूरिनरी सिस्टम में सर्जरी हुई है, तो उसको ग्रुप डी एंट्रोकोकाई इन्फेक्टेड कर सकते हैं। किसको इन्फेक्टेड कर सकते हैं? हार्ट को, ठीक है। किसी को आईवी ड्रग्स यूजर्स है, यानी जो ड्रग्स, नशे की ड्रग्स होती है उनको यूज करता है आईवी, है ना, तो उसको स्यूडोमोनास एरिगुनियोसा और सेरेटिया, ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये क्या कर सकते हैं? एंडोकार्डाइटिस कर सकते हैं। किसी को ओपन हार्ट सर्जरी हुई है तो उसको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है? फंगल इन्फेक्शन। किसी को इंडवेलिंग सेंट्रल लाइन अगर हमने डाला है ना, ये वेनस लाइन, वेनस कैथेटर, सेंट्रल लाइन, ये सब डाला है, तो उसको भी कोगुलस जो स्टेफाइलोकोकस होता है, एस एरियस, ये क्या कर सकता है? एंडोकार्डाइटिस कर सकता है। तो ये रिस्क फैक्टर है, यानी ऐसे कुछ प्रोसीजर हमने अगर पेशेंट पे किए हैं तो ये ऑर्गेनिज्म है जो क्या कर सकते हैं? एंडोकार्डाइटिस कर सकते हैं। कैसे होगा ये? इसका हम छोटा सा पैथोफिजियोलॉजी जान लेते हैं, है ना। हार्ट के अंदर कोई घाव बनेगा कि जो पॉजिटिव एजेंट है उनकी वजह से, तो उसके वजह से क्या होगा? जो ब्लड फ्लो है उसके अंदर क्या आएगा? ट्रूबुलेंस आएगा, है ना, बस। और जो इपिथीलियम है ट्रूमेटाइज होगी, यानी
उसके अंदर घाव बनेगा या एक तरीके से चोट लगे, इंजरी हो गई इसके अंदर, इपिथीलियम के अंदर, हार्ट के अंदर इपिथीलियम होती है, सिंपल इपिथीलियम। इसके अलावा जैसे ही देखिए क्या होता है, जैसे ये हार्ट की लेयर है, ये हार्ट की लेयर है, इसके अंदर इंजरी हुई, यहाँ पर थोड़ा सा हमको टाइम लगेगा समझने में, यहाँ पर इंजरी हुई, अंदर थोड़ी सी इंजरी हुई, इंजरी होने के बाद में इसको रिपेयर करने के लिए हमारी बॉडी क्या करेगी, अपना प्रोसेस फॉलो करती है। प्रोसेस क्या होता है कि यहाँ पर प्लेटलेट्स आती है, डब्ल्यूबीसी आती है ना, और आके क्या होने लगती है, वो कलेक्ट होने लगती है, आके क्या होने लगती है, कलेक्ट होने लगती है। तो यहाँ पर जैसे ही डब्ल्यूबीसी वगैरह कलेक्ट होने लगेंगी, है ना, और एक के इस तरीके की स्ट्रक्चर बना देती है। लेकिन एक बार इसको रिपेयर कर दिया जाएगा, लेकिन क्या होगा, बार बार ऐसा होने की वजह से वहाँ पर कहीं ना कहीं थ्रोम्बोस का फॉर्मेशन होने लगेगा, है ना, जैसे प्लेटलेट डिपॉजिट हुई, फिब्रिन लीजन्स, फिब्रिन बनेगा, है ना, ओवर लीजन गाफ के ऊपर एक तरीके से एक जालनुमा स्ट्रक्चर बनेगा। तो उसके अलावा फिर नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बस वहाँ पर फॉर्मेट हो जाएगा, यानी वहाँ पर कुछ जमेगा, प्लेटलेट्स इकट्ठा होने लगेंगी, कुछ ब्लड के कंटेंट छोटे से घाव पे, ये सब उसको भरने के लिए, घाव को भरने के लिए, इंजरी को भरने के लिए इकट्ठा होने लगेंगे। लेकिन अभी इसके अंदर बैक्टीरिया नहीं है, अभी इसके अंदर बैक्टीरिया नहीं है। अब क्या होगा कि किसी भी प्रकार से कोई ट्रांसेंट बैक्टीरिया यानी ब्लड के थ्रू कॉलोनाइज हो गया, या वहाँ पर बैक्टीरिया पहुँच गया, किसी भी थ्रू, ब्लड के थ्रू वहाँ पर क्या पहुँचा, बैक्टीरिया पहुँचेगा, पहुँचने के बाद में वो बैक्टीरिया क्या करेगा, वहाँ पर रैपिड प्रोलिफिकेशन करेगा, अपनी जनसंख्या बढ़ाएगा तुरंत तुरंत, और जो एंडोकार्डाइटिस लेयर है, जो एंडोकार्डियम लेयर है, उसको क्या कर देगा, इन्फेक्टेड कर देगा। तो इससे क्या होगा, एंडोकार्डाइटिस होगा। मैं एक बार फिर से यहाँ पे समझाना चाहूँगा कि ये लेयर थी, यहाँ पर किसी भी वजह से इंजरी हुई, इंजरी होने की वजह से यहाँ पर प्लेटलेट इकट्ठी हुई, डब्ल्यूबीसी इकट्ठी हुई, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स इकट्ठे होने के कारण यहाँ पर क्या हुआ, जो वो घाव है वो भर गया, लेकिन एक थ्रोम्बोस फॉर्मेशन हो गया जिसमें अभी बैक्टीरिया नहीं है। अब ब्लड के थ्रू किसी भी रूट से ट्रांसिट बैक्टीरिया यहाँ पर पहुँचेगा, पहुँचने के बाद में क्या करेगा, अपनी कॉलोनी बनाएगा, कॉलोनी बना अपने को मतलब रिप्लिकेशन करेगा, प्रोलिफिकेशन करेगा, बढ़ाने के बाद में जो ये लेयर है इसको क्या कर देगा, इन्फेक्टेड कर देगा। तो इस तरीके से जो हार्ट की लेयर है वो क्या हो जाएगी, इन्फेक्टेड हो जाएगी, जिसको हमने क्या बोल दिया, एंडोकार्डाइटिस बोल दिया है। हमने क्या बोल दिया, हमने एंडोकार्डाइटिस बोल दिया है। दूसरा तरीका है कि जैसे हमने किसी को किसी व्यक्ति को इम्प्लांट किया कोई मैकेनिकल डिवाइस हार्ट के अंदर, जैसे हमने कोई मशीन इम्प्लांट की, है ना, हार्ट सही से काम नहीं कर रहा है, हार्ट सर्जरी जो होती है कई प्रकार की, ठीक है, तो वहाँ पर हमने क्या किया, कोई मशीन इम्प्लांट की इम्पल्स जनरेट करने के लिए, है ना, तो उससे क्या होगा, मशीन जब हम इम्प्लांट कर रहे हैं तो उसके साथ इन्फेक्शन जा सकता है, जब इन्फेक्शन जाएगा तो वही कॉलोनाइज होगा बैक्टीरिया, रैपिड प्रोलिफिकेशन करेगा, और जो लेयर है उसको क्या कर देगा, एंडोकार्डाइटिस कर देगा। कई मशीनें होती है जो हार्ट को रेगुलेट करने के लिए, किसी किसी की हार्ट रेट रेगुलेट नहीं हो पाती है, हार्ट सही से काम नहीं करता है, तो कई प्रकार की मशीनें हम क्या करते हैं, वहाँ पे इम्प्लांट करते हैं। क्या मैनिफेस्टेशन आएंगे अगर किसी व्यक्ति को क्या हुआ है, एंडोकार्डाइटिस हुआ है, तो सबसे पहले तो हम उसकी हिस्ट्री देखेंगे। पेशेंट जैसे ही हमारे पास में आया, हम देखेंगे कि क्या हुआ है पेशेंट को, हम क्या करेंगे, देखेंगे पेशेंट को क्या हुआ है। तो जो पेशेंट है उसको कहीं रूमेटिक फीवर तो नहीं हुआ था पहले, रूमेटिक फीवर या रूमेटिक हार्ट डिजीज तो नहीं रही है, क्योंकि इसके अंदर भी क्या हो सकता है, एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, हम पढ़ चुके हैं रूमेटिक फीवर। अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो यानी उसके अंदर हार्ट के अंदर दिक्कतें हो रही थी। हार्ट के अंदर क्या हो रहा था, एक तरीके से जो टिश्यूज है वो इकट्ठे हो रहे थे, उनकी ग्रोथ हो रही थी, अब नॉर्मल ग्रोथ हो रही थी। तो किसी को रूमेटिक फीवर डिजीज अगर रही है तो उसको एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। कोई डेंटल सर्जरी, यूरिनरी ट्रैक्ट सर्जरी या इंटेस्टाइनल सर्जरी हुई है तो भी उसको क्या हो सकता है, एंडोकार्डाइटिस हो सकता है ना। ये हम हिस्ट्री में देख रहे हैं, इंट्रावेनस ड्रग्स है, उसको कैथेटर डाला है, प्रोस्थेटिक हार्ट बल्ब डले है ना। प्रोस्थेटिक हार्ट बल्ब क्या होते हैं, ये वो आर्टिफिशियल बल्ब होते हैं जो हम बाहर से डालते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति है तो उसको क्या सिम्टम हमको देखने को मिलेगा जिसको एंडोकार्डाइटिस है, तो सबसे पहले हम उसको फीवर देखने को मिलेगा, प्रोलॉन्ग फीवर रहेगा, है विदाउट अदर मैनिफेस्टेशन। इसके अलावा उसको सर्दी लगेगी, नाइट स्वेटिंग हो सकती है, उसका वजन कम होने लगेगा, चेस्ट पेन उसको होने, एब्डोमिनल पेन उसको रहेगा, फैटिक थकान होगी उसको, एथलेजिया, है ना, माइलेजिया, ये सब होने लगेगा। एथलेजिया क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, जॉइंट वगैरह में पेन रहने लगेगा, डिस्पेनिया होने लगेगा, मेलाइस वीकनेस होने लगेगा, और इसके अलावा सीएनएस के अंदर दिक्कत आ सकती है, यानी स्ट्रोक, सीजर, हेडेस, ये सब उस व्यक्ति को हो सकती है।
एक एक सिम्टम को अगर समझा जाए क्यों ऐसा क्यों हो रहा है व्यक्ति के साथ में, है ना, एंडोकार्डाइटिस हुआ है तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन की वजह से ये चिल्स फीवर और ये तो होगा ही होगा। चेस्ट पेन, चेस्ट के साथ में पेन रेडिएंट करेगा अब्डोमिनल साइड पे, थकान होगी, और इसके अलावा सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी क्योंकि कहीं ना कहीं हार्ट सही से काम नहीं करेगा तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी इफेक्ट पड़ता है। जब ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी तो सीएनएस भी क्या करने लगेगा, इरिटेट होने लगेगा और ऐसे सिम्टम्स शो करने लगता है। कुछ साइंस यहाँ पर शो किए गए हैं, जैसे इसको ओस्लर नोडल्स कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को क्या दिखने लगेगा, हाथों के अंदर ओस्लर नोडल्स दिखने लगेगा, और जो नीचे आप देख रहे हैं स्प्लेंटर हेमोरेज, यानी जो नाखून है उसके अंदर की साइड में हमको हेमोरेज दिखने लगेगा, और दिखता भी है कई लोगों को जनरली ये, तो उसको ऐसा नहीं है कि एंडोकार्डाइटिस है, लेकिन इसका साइन है ये स्प्लेंटर हेमोरेज, साथ में ओस्लर नोडल्स उसको बनने लगेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए इसकी उंगलियों पे। देखिए व्यक्ति का टेम्परेचर एलिवेटेड होगा, टेकेकार्डिया होगा, क्लम्पिंग होने लगेगा, यानी ये जो उंगली है उंगलियों पे इस तरीके से क्लम्पिंग होने लगेगा। इसके अलावा अगर स्किन की बात करें तो हम पेचेस आने लगेंगे, ओस्लर नोडुल्स बनने लगेंगे, जेनेविस लीजन्स बनने लगेंगे, और स्प्लेंटर हेमोरेज होने लगेगा जो यहाँ पर दिखाया गया है। सीबीएस के अंदर बात करें हम यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर, तो एरिथमिया होने लगेगा, है ना, मरमर साउंड जो है वो चेंजिंग हो रही है, हार्ट फेल भी हो सकता है, और स्प्लीन का साइज है वो बड़ा हो जाएगा, स्प्लेनोमेगली हो जाएगा। ये रोथ स्पॉट आई के अंदर हमको देखने को मिलेगा, किसके अंदर देखने को मिलेगा, ये रोथ स्पॉट आई के अंदर हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इमोलिक और इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना है। तो इसके अंदर और क्या हो सकता है, सीजर्स हो सकता है, हेमीस्फेरिसिस हो सकता है, पल्मोनरी हेमोरेज हो सकता है, हेमोचूरिया हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है। ये सब एसोसिएट साइन है किससे, एंडोकार्डाइटिस से। मेटाबॉलिक इन्फेक्शंस हो सकते हैं कई प्रकार के क्या हो सकते हैं, मेटाबॉलिक इन्फेक्शन हो सकते हैं। जेनवे लीजन्स की हम बात कर रहे थे, यानी छोटे छोटे घाव हाथों पे हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। अभी हम जेनवे लीजन्स की जो बात कर रहे थे वो इस तरीके के कुछ साइन होते हैं, जहाँ यहाँ पर हम देख सकते हैं इसके अंदर ये जेनवे लीजन होते हैं। ये होता है रोथ स्पॉट, कहाँ बनते हैं दोनों, एंडोकार्डाइटिस के अंदर। इन्वेस्टिगेशंस की हम बात करें तो ब्लड कल्चर, हम कंप्लीट ब्लड काउंट करवा सकते हैं, यूरिन का इन्वेस्टिगेशन हम करवा सकते हैं, और इसके अलावा हम साइनोबल फ्लूइड है उसकी जांच हम करवा सकते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की जांच करवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बैक्टीरिया है जो इन्फेक्टेड किया है किसको, एंडोकार्डाइटिस को, वो हमको देखने को मिलेगा। सीएक्सआर की भी हम करवा सकते हैं, जिससे हार्ट फेलियर का एविडेंस हमको देखने को मिलेगा। ईसीजी के अंदर भी हम अंडरलाइंग डिजीज का जो उसकी एविडेंस हम देख सकते हैं ईसीजी करवा के। इकोकार्डियोग्राम के अंदर हम देखेंगे कि जो हार्ट के अंदर की लेयर है वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हुई है या उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेज हो गए हैं। तो ये हम सब इकोकार्डियोग्राम के अंदर हम देख सकते हैं, उसकी स्ट्रक्चर्स को एक तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। उसके बल्ब है, बल्बों को देख सकते हैं, है ना। और यहाँ पर डक क्राइटेरिया यूज करते हैं हम, कौन सा क्राइटेरिया, डक क्राइटेरिया। क्या है डक क्राइटेरिया, ये एक मेजर क्राइटेरिया है। पॉजिटिव ब्लड कल्चर अगर किसी व्यक्ति का हुआ है तो दो सेपरेट कल्चर करवाएंगे अलग अलग, है ना, और इससे हमें पता लगेगा कि अलग अलग करवाने पे भी हमको अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो इसका मतलब व्यक्ति को कहीं ना कहीं एंडोकार्डाइटिस हुआ है। एंडोकार्डाइटिस इसके अलावा और क्या हमको इस डक क्राइटेरिया के अंदर देखने को मिलेगा, इंट्राकार्डिक मास हमको देखने को मिलेगा, यानी जो हार्ट के अंदर मास का जो लेवल है वो बढ़ रहा है बल्ब के आसपास, है ना। और इसके अलावा पार्शियल डिसेंसेस ऑफ द प्रोस्थेटिक बल्ब, प्रोस्थेटिक बल्ब अगर लगाए तो वो पार्शियली यानी आधे आधे क्या हो रहे हैं, डिसेंसेस हो गए, जिस जगह लगाए थे उस जगह से क्या हो रहे हैं, डिसेंसेस हो रहे हैं। न्यू बल्बुलर रिगर्सिटेशन होता है, जो बल्ब के अंदर से नॉर्मली अपर से लोअर की साइड में जो क्या हो रहा था, या हम बोल सकते हैं एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ जो ब्लड फ्लो हो रहा था वो वापस से वेंट्रिकल से एट्रियम की तरफ भी हो सकता है। ऐसी कंडीशन को रिगर्जिटेशन हम कहते हैं। ये क्या कौन सा क्राइटेरिया था, मेजर क्राइटेरिया था, किसके अंदर, डक के अंदर। माइनर क्राइटेरिया की बात करें कि माइनर क्राइटेरिया हम डक के अंदर क्या क्या मानेंगे, तो व्यक्ति को फीवर है ना, व्यक्ति को पॉजिटिव कल्चर सीरोलॉजिकल टेस्ट के अंदर आया है, इकोकार्डियोग्राम के अंदर साइन हमको देखने को मिले, लेकिन मेजर साइन देखने को नहीं मिले हैं। क्लम्बिंग हमको देखने को मिल रहा है, स्पेनोमेगली देखने को मिल रहा है, स्प्लेंडर हेमोरेज हमको देखने को मिल रहा है, पेचिस देखने को मिल रहे हैं, स्किन पर होती है ये दोनों। इसके अलावा एरिथ्रोसाइट सेडिमेशन रेट बढ़ गई है, सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ गई है, माइक्रोस्कोपिक में हिमोचूरिया हमको देखने को मिल रहा है यूरिन के साथ में।
तो इसको माइनर क्राइटेरिया के अंदर हम लेते हैं। द क्राइटेरिया के अंदर जैसे एंडोकार्डाइटिस को हम कैसे मानेंगे कि दो मेजर क्राइटेरिया लेंगे, जो अभी हम पढ़े थे उनमें से कोई दो साइन होना चाहिए, या फिर होना चाहिए एक मेजर क्राइटेरिया और तीन माइनर साइन होने चाहिए, या फिर पांच माइनर साइन है, तो हम उसको क्या मान लेंगे कि इस व्यक्ति को एंडोकार्डाइटिस है। मतलब कैसे, एक बार फिर मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर दो मेजर क्राइटेरिया है, यानी उसके रिगर्जिटेशन हो रहा है बाल के अंदर, मांस जम गया अंदर ही अंदर, तो इसका मतलब उसको कहीं ना कहीं एंडोकार्डाइटिस है हम मान लेंगे। अगर मेजर क्राइटेरिया सिर्फ एक ही है, तो हम उसको साथ में तीन माइनर क्राइटेरिया भी होने चाहिए, यानी तीन छोटी छोटी ये दिक्कतें भी होनी चाहिए जो माइनर क्राइटेरिया के अंदर हम देख रहे थे, तो हम उसको क्या मान लेंगे, एंडोकार्डाइटिस मान लेंगे। या पांच माइनर क्राइटेरिया है तो भी हम उसको क्या मानेंगे, एंडोकार्डाइटिस मानेंगे। पॉसिबल एंडोकार्डाइटिस यानी ये तो एक कन्फर्मेटिव कि हाँ भाई है। पॉसिबल कब मानेंगे कि एक मेजर क्राइटेरिया एक माइनर है, तो हम मानेंगे हाँ इसको एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। या फिर तीन माइनर क्राइटेरिया है, छोटे वाले क्राइटेरिया है, यहाँ स्पेलिंग गलत है इसकी, तो हम उसको क्या मानेंगे कि हाँ इसको एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। मैनेजमेंट की बात करें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हुआ है तो हम एंटीबायोटिक्स थेरेपी वहाँ पे देंगे, है ना। जो भी इंस्टीट्यूट या जो भी डॉक्टर्स लिखेगा, जिसमें आपको फ्लोक्सिन, मेथाइलसिन, जेंटामाइसिन ये सब हो सकते हैं। आईवी स्टेंट्स के लिए जो सस्पेक्टेड है अगर एरियोसिस, तो उसको हम क्या देंगे, उसको हम बेनकोमाइसिन, जेंटामाइसिन हम दे सकते हैं, ठीक है। और फाइनल जो एंटीबायोटिक है वो डिपेंड ऑन द ऑर्गेनिज्म आइसोलेटेड एंड रिजल्ट ऑफ द एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट। वो डिपेंड करता है फाइनली एंटीबायोटिक सिलेक्शन की, कौन सा बैक्टीरिया है और क्या रेजिस्टेंस है उसका, है ना। 4 से 6 वीक तक हम ये ट्रीटमेंट चलाते हैं अकॉर्डिंग टू फिजिशियन। पूरा ट्रीटमेंट का लिस्ट यहाँ पर है, कैसे देते हैं, कितना डोज देते हैं, किस रूट से देते हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ये आईसी थेरेपी जब प्रोस्थेटिक मटेरियल एब्सेंस है तो हम इसको देंगे। जनरल मैनेजमेंट की बात करें तो बेड रेस्ट हम उसको देंगे, है ना, कार्डियक हार्ट फेलियर को रोकने के लिए। डेजाइटिलिस हम उसको देंगे, है ना, ये भी कार्डियक हार्ट फेलियर को रोकता है। इसके अलावा रिस्ट्रिक्शन करेंगे साल्ट इंटेक लेने के लिए, नमक कम खाए, और इसके अलावा डायरेटिक्स देंगे हम, जिससे व्यक्ति को हार्ट फेलियर से रोका जा सके। सर्जरी है, अगर सर्जरी करना है तो सर्जरी के लिए हमको एरोटिक मिट्रल या प्रोस्थेटिक बल्ब इन्वॉल्वमेंट है ना, हार्ट फेलियर वाली कंडीशन है, इंट्राकेटेबल हार्ट फेलियर है, या फिर सीवियर हार्ट फेलियर वाली कंडीशन है ना, जो बल्ब रिगर्जिटेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, एकदम रुक गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, या कोई अलग से एक अब नॉर्मल ओपनिंग बन गई है जिसको फोस्टुला हम बोलेंगे, ऐसी कंडीशन है। या फिर ब्लड डिपॉजिट हो गया है, एंटीबायोटिक लेवल 7-8-10 दिन देने के बाद भी ऐसा हो रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में हम सर्जरी करवा सकते हैं व्यक्ति की, क्या करवा सकते हैं हम व्यक्ति की सर्जरी करवा सकते हैं। इमरजेंसी ऑपरेशन है या फिर जैसे हमको तुरंत इमरजेंसी में ही उसको ओटी करना है, तो उसके लिए भी कुछ कंडीशंस होती है, जैसे माइकोटिक एन्यूरिज्म हो गया है ना। एन्यूरिज्म होता है कि तरीके से जो ब्लड है वो अपना रास्ता चेंज कर लिया है कहीं से अब नॉर्मल ओपनिंग बना के, है ना, तो उसको एन्यूरिज्म हम बोलेंगे। तो माइकोटिक एन्यूरिज्म हो गया है, या एरोटिक साइनेसिस हो गया, है ना। एरोटिक क्या हो गया, साइनेसिस है वो रप्चर हो गया, एरोटा के अंदर जो साइनेसिस होता है वो क्या हो गया, रप्चर हो गया है। इंट्रासेप्टल एब्सेंस हो, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो गया है, या फिर जो बाल लगाए वो डिसेंट हो गए, वहाँ से हट गए, तो ये इमरजेंसी वाली कंडीशन है, हमको तुरंत सर्जरी करना पड़ेगा। ये कुछ प्रोफाइलैक्सिस है जो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग है एंडोकार्डाइटिस के लिए, है ना। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, सीएचडी है, कंप्लीट रिपेयर करना है सीएचडी को, प्रोस्थेटिक मटेरियल लगाना है या कोई डिवाइस लगाना है, तो ये सारी कार्डियक सर्जरी और या फिर जो फाइनली होता है वो बल्ब का ट्रांसप्लांट या बल्बोपैथी हुआ है तो कार्डियक ट्रांसप्लांट हमको करना पड़ सकता है। जो बच्चे होते हैं उनको क्या क्या रिस्क हो सकती है, देखिए सीएचडी कार्डियक हार्ट डिजीज अगर उसको है, या कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज उसको है, तो उसको रिपेयर करेंगे तो बच्चों को बहुत सारी रिस्क हो सकती है। परमानेंट वल्व डिजीज उस बच्चे को हो सकती है, रिदमेटिक फीवर्स उसको हो सकता है, मिट्रल स्टेनोसिस हो सकता है, एरोटनिक रिगर्जिटेशन हो सकता है, और एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। इस प्रकार से कई प्रकार की दिक्कतें बच्चों को हो सकती है। थैंक यू।